जब राम एक पुल पर नाच रहा था तो उसका फोन अचानक गिर जाता है और 180 मीटर नीचे नदी में चला जाता है। तो कितने समय बाद उसे छपाक की आवाज सुनाई देगी। यहाँ पर ध्वनि की चाल हमें दी है जो कि है 340 मीटर प्रति सेकंड और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है जो कि है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए पहले इस स्थिति का चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा अच्छा दोस्त राम है जिसे आमतौर पर पुल पर नाचना पसंद है और नाचते समय उसका अचानक से फोन गिर जाता है। यह दिया गया है कि फोन 180 मीटर नीचे नदी में गिरता है, इसलिए ये फोन यहां से 180 मीटर नीचे गिर जाएगा। तो स्पष्ट रूप से यह चित्र अनुपात में नहीं है और प्रश्न में पूछा है कि कितने समय बाद उसे छपाक की आवाज सुनाई देगी। तो जब फोन इस तरह से नदी में गिरता है तो यह एक छपाक की आवाज करेगा और हमें यह पता लगाना होगा कि कितने समय बाद राम को उस छपाक की आवाज सुनाई देगी। तो यह हम कैसे करेंगे? वैसे मेरा पहला विचार कुछ इस तरह है कि चूंकि हम पता लगाना चाहते हैं कि आवाज सुनने में कितना समय लगता है, मूल रूप से हमें सिर्फ यह गणना करनी है कि इस फोन को नदी में गिरने में कितना समय लगता है ना? मेरा मतलब है मान लीजिए कि फोन को नदी में गिरने में 5 सेकंड समय लगता है, या बस मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, जरूरी नहीं कि 5 सेकंड ही समय लगे, लेकिन बस मैंने मान लिया है कि फोन को नदी में गिरने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो राम को वह आवाज सुनने में 5 सेकंड लगेंगे, है ना? सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में समय लगता है। इसलिए जब फोन नदी से टकराता है तो एक आवाज उत्पन्न होती है, लेकिन वह आवाज तुरंत राम तक नहीं पहुंचती है, उसे वापस ऊपर तक जाना होता है और इसलिए इसमें कुछ अतिरिक्त समय लगेगा। वैसे हमें नहीं पता कि अतिरिक्त समय कितना लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आवाज को लगभग 0.2 सेकंड वापस ऊपर जाने में लगते हैं। तो राम को 5.2 सेकंड के बाद छपाक की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि फोन को पानी से टकराने में 5 सेकंड लगे और उस आवाज को ऊपर जाने में 0.2 सेकंड लगे। तो यहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए इसका मतलब है कि हमें 2 गणनाएं करनी होंगी। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि फोन को नदी से टकराने में वास्तव में कितना समय लगता है। यहाँ पर 5 सेकंड सिर्फ एक उदाहरण था। और फिर हमें यह गणना करनी होगी कि आवाज को ऊपर तक जाने में कितना समय लगता है और कुल समय इन दोनों का योग होगा। तो अब हमारे पास एक रफ प्लान है कि हमें करना क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप इसे खुद से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो चलो पहले गणना करते हैं कि फोन को नदी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि उसका फोन अचानक गिर जाता है। तो यह फोन राम की जेब से गिर जाता है और जब भी यह कहा जाता है कि कुछ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फोन का प्रारंभिक वेग, जिसे हम आमतौर पर u से दर्शाते हैं, ये 0 के बराबर है। और क्या जानते हैं हम यहाँ? हम जानते हैं कि यह एक नदी में गिर रहा है जो 180 मीटर नीचे है। इसका मतलब है कि हम नदी से टकराने से पहले फोन का विस्थापन जानते हैं। यह 180 मीटर विस्थापित होगा, इसलिए s बराबर 180 मीटर होगा। s का उपयोग हम विस्थापन के लिए करते हैं। तो यहां तक सब ठीक है। और क्या जानते हैं? वैसे जैसे जैसे यह फोन नीचे गिर रहा है इसकी चाल बढ़ती जा रही है ना? इसलिए हम जानते हैं कि यह त्वरित हो रहा है और चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिर रहा है तो हम इसका त्वरण जानते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण हमें दिया गया है जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसलिए फोन का त्वरण ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जिसे हमने a से लिखा है। आमतौर पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में हमें इसे 10 मानने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब जो एक सवाल है जो हमारे मन में यहाँ आ सकता है वह यह है कि क्या ये धनात्मक है या फिर ऋणात्मक, क्योंकि त्वरण ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो यह हम कैसे तय करेंगे कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक? वैसे सामान्य तौर पर जब भी कोई वस्तु अपनी चाल बढ़ा रही है तो हम कह सकते हैं कि उसका त्वरण धनात्मक है, वह चाल प्राप्त कर रहा है। दूसरी ओर यदि वस्तु अपनी चाल कम कर रहा है, चाल खो रहा है, तो हम कहते हैं कि इसमें ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन है। मंदन को हम डिसेलेरेशन भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वैसे हमारा फोन नीचे गिर रहा है और हम जानते हैं कि हमारे फोन की चाल बढ़ रही है ना? और परिणाम स्वरूप यह त्वरण धनात्मक है क्योंकि यह फोन चाल प्राप्त कर रहा है।
लेकिन उदाहरण के लिए अगर राम ने किसी कारण से अपना फोन ऊपर फेंका होता, तो जैसे जैसे यह ऊपर जाता इसकी चाल कम होती जाती और यह धीमा होता जाता और वापस नीचे गिर जाता। उस समय ऊपर की गति के दौरान हम कहेंगे कि त्वरण ऋणात्मक है, तो हमारी नीचे की गति के लिए त्वरण धनात्मक है और हमें यहाँ पर समय की गणना करनी है। मतलब फोन को नीचे तक गिरने में कितना समय लगना है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समय t ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक समीकरण चाहिए जिसमें ये चारों राशियां आ जाए, यानी कि हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जो इन चारों राशियों को आपस में कनेक्ट करता हो। तो आपने हो सकता है कि गति के 3 समीकरण सीखे हों। ये वो 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बात यह है कि हम इनमें से किसका उपयोग करें। आइए एक एक करके देखें। यदि आप पहले समीकरण को देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर बाएं पक्ष में v है जो कि अंतिम वेग है। ये वो वेग है जिससे हमारा फोन नदी से टकराता है और ये हमें नहीं पता है, ये अज्ञात है। यहाँ पर u हमें पता है, u बराबर 0 है और a भी पता है, a बराबर 10 है, लेकिन हमें t नहीं पता। यहाँ पर t भी अज्ञात राशि है, इसलिए पहले समीकरण में 2 अज्ञात राशियां हैं। तो एक समीकरण में 2 अज्ञात राशियां होने की वजह से इसे हम हल नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए बेकार है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसमें s है जो कि हमें पता है, u है जो कि हमें पता है, t हमें नहीं पता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर a है जो हमें पता है, और फिर से वही अज्ञात राशि t है जो कि हमें नहीं पता है। तो इस पूरे समीकरण में सिर्फ एक अज्ञात राशि है, वो t है। तो इस समीकरण का हम उपयोग कर सकते हैं। t को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं, और हम तीसरे समीकरण को भी हटा सकते हैं क्योंकि इसमें t है ही नहीं और t ही हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी हटा दिया। इसलिए हम दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। और अगर आपने इसे पहले नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। आप इन सारे मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करें और t का मान ज्ञात करने का प्रयास करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। तो चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ पे s 180 है, तो यहाँ बाएं पक्ष में हमने 180 लिख लिया। अब चूंकि सभी राशियों की इकाइयां मानक इकाइयां हैं, तो यहाँ मैं इकाई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सभी मानक इकाइयां हैं, इसलिए t का मान भी मानक इकाई में आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा और वो सेकंड होगा। तो यहाँ पर s 180 है, u 0 है, तो ये पद 0 हो जाएगा, तो ये वाला पद बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 1/2, a की जगह पर 10 है, a 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर 10 आ गया गुणे 10 गुणे टी स्क्वायर। अब इसे हल करके हमें t का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 10 को 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंछे 10, तो यहाँ 5 आ गया। तो ये है 180 बराबर 5 गुणे टी स्क्वायर। तो अब दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देते हैं और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर होगा 180/5, और 180 को 5 से भाग दिया तो 36 आंसर आया, तो टी स्क्वायर बराबर 36 मिल जाएगा। तो यहाँ से t का मान हमें 6 मिल जाएगा क्योंकि t बराबर होगा √36 और ये 6 के बराबर होगा, तो t आ गया 6 सेकंड। इसका मतलब है फोन को नदी से टकराने में 6 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट हल कर लिया है। अब हमें गणना करना है कि जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको ऊपर तक यात्रा करने में कितना समय लगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या हम गति के समीकरणों को फिर से लगाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि की चाल पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसलिए ध्वनि ना तो त्वरित होगी ना ही इसका मंदन होगा, यानी कि ना तो ये एक्सेलरेट होगी ना ही डिसेलरेट होगी, और यह नियत चाल से, जो कि 340 मीटर प्रति सेकंड है, इस नियत चाल से ऊपर यात्रा करती रहेगी। और ये चीज वास्तव में ध्वनि के लिए काम आसान कर देती है। चूंकि यह नियत चाल से गति कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से गति कर रही है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगा सकते हैं। और ये सूत्र हम किसी भी वस्तु के लिए लगा सकते हैं जो नियत चाल से गति कर रहा हो। तो ध्वनि के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर बाएं पक्ष में हमने 340 लिख लिया। अब यहाँ पर दूरी के लिए हम 180 रखेंगे क्योंकि ध्वनि को 180 मीटर यात्रा तय करनी होगी, तो ये बराबर हो जाएगा 180/t। मान लेते हैं कि ध्वनि को 180 मीटर जाने में t समय लगा है। तो अब यदि यहाँ से हम तिर्यक गुणा करें तो हमें t बराबर मिल जाएगा 180/340,
और यदि आप 180 को 340 से भाग देंगे तो आपको उत्तर लगभग 0.53 के बराबर मिलेगा। तो टी का मान हो गया 0.53 सेकेंड। यानी कि ध्वनि को नीचे से ऊपर तक जाने में 0.53 सेकेंड समय लगेगा। और इसे इतना कम समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ध्वनि की चाल काफी ज्यादा है, ये 340 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है राम को जितने समय बाद वह ध्वनि सुनाई पड़ेगी वो इन दोनों का योग होगा। तो राम को 6.53 सेकंड के बाद ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यानी कि राम का फोन गिरने के बाद उसको 6.53 सेकंड के बाद छपाक की ध्वनि सुनाई पड़ेगी।